Hello students. Today we will start with our science third lesson, properties of natural resources. So before we start with our lesson, let's recall some things which we have studied in earlier standards. Let's recall. First question, which are the gases present in air? Why is air called a homogeneous mixture? एयर में कौन से गैसेस प्रेजेंट होते हैं और एयर को होमोजीनियस मिक्सचर क्यों कहा जाता है? Gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, 6 types of inert gases, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, etc. are present in the air. Air is mixture of all of these gases. The constituent gases cannot be separated naturally from the mixture. Therefore, it is called a homogeneous mixture. 6th स्टैंडर्ड में हम लोग ने फर्स्ट लेसन में पढ़ा है एयर में कौन कौन से गैसेस प्रेजेंट होते हैं और उसको होमोजेनियस मिक्सचर क्यों कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग गैसेस जो है वो मिक्स होते हैं एक साथ. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द वेरियस गैसेस इन एयर? एयर के जो वेरियस गैसेस है उनके यूजेस क्या क्या है? Nitrogen helps in synthesis of proteins. It also helps in production of ammonia and in airtight packaging of the foodstuffs. Oxygen is essential for combustion, that is burning and respiration. Carbon dioxide is necessary for photosynthesis and is also used in fire extinguishers. Different inert gases have specific use for each of them. तो नाइट्रोजन का यूज़ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होता है, उसका यूज़ प्रोडक्ट अमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए भी होता है और फूडस्टफ्स का जो एयरटाइट पैकेजिंग होता है उसमें भी उसका यूज़ होता है. ऑक्सीजन का यूज़ होता है रेस्पिरेशन करने के लिए एंड बर्निंग के लिए. कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस के लिए और उसका यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी होता है. और ऐसे डिफरेंट इनर्ट गैसेस के भी अपने स्पेसिफिक यूजेस होते हैं. Properties of air. Air is all around us. We cannot see it, yet we feel the presence of air. When we inhale, air is taken in through the nose. If we blow on our hand through our lips, we can feel the air. एयर हमारे सराउंडिंग में चारों तरफ प्रेजेंट होती है. हम लोग उसको देख तो नहीं सकते लेकिन उसका प्रेजेंस हम लोग फील कर सकते हैं. जब भी हम लोग एयर को इनहेल करते हैं नोज से तो हम लोग एयर अंदर ले लेते हैं और अगर हम लोग ने हमारे हाथ पे ब्लो किया अपने लिप्स से तो हम लोग को वो फील होती है एयर हम लोग के हाथ पे. Try this. First, take a stick from a broom or a paper or plastic straw. Tie a thread at its center and hang it so that it remains horizontal. ब्रूम यानी कि झाड़ू से एक स्टिक लेनी है या पेपर और या तो प्लास्टिक का स्ट्रॉ लेना है, फिर उसको एक थ्रेड टाई करना है सेंटर में और फिर उसको लटका देना है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में. देन tie 2 rubber balloons of the same size at the two ends of the stick. See to it that the stick remains horizontal. Now remove one balloon, inflate it and tie it again at its original position. Does the stick remain horizontal? अब इस एक्टिविटी में क्या करना है, जो स्टिक हम लोग ने हॉरिजॉन्टल लगाई है या हैंग की है उसके दोनों एंड हम लोग को रबर बलून्स टाई करने हैं जो सेम साइज़ के रहेंगे. उसके बाद क्या करना है, एक बलून वहाँ से निकालना है, उसको फुलाना है एंड फिर उसके ओरिजिनल पोजीशन पे लगा देना है. क्या वो स्टिक जो पहले हॉरिजॉन्टल थी अभी भी हॉरिजॉन्टल रहेगी? The stick goes down on the side of the inflated balloon. This means that the air has weight. Air is a mixture of gases. Therefore, like all other matter, it has mass and weight. जैसे ही हम लोग फुलाया हुआ बलून उसके जगह पे रिटर्न लगाएंगे वैसे ही वो जो स्टिक है जिस साइड वो फुलाया हुआ बलून है वो नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी. इसका ही मतलब क्या है, एयर को वेट होता है इसका. और एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, देयरफॉर बाकी सारे मैटर की तरह ही एयर को मास एंड वेट दोनों होते हैं. सेकेंड एक्टिविटी, टेक एन इंजेक्शन syringe without the needle. Pull it pistons and observe it as you do so. अभी क्या करना है, एक इंजेक्शन सिरिंज लेनी है जिसको नीडल नहीं रहेगी, फिर उसका जो पिस्टन है वो पुल करना है और जैसे हम लोग पुल करेंगे वो पर्टिकुलर सिरिंज को ऑब्जर्व करना है. The piston can be pulled out easily.
The piston then remains in that position even if you let it go. Now close the inlet hole of the syringe tightly with your thumb. Pull the piston and let it go. Is the force required to pull out the piston more or less than before? Does the piston remain as it is after you let it go? अभी क्या करना है, इंजेक्शन सिरिंज का पिस्टन जैसे ही हम लोग पुल करेंगे वो इजीली पुल आउट हो जाएगा, और अगर हम लोग ने वहाँ पे उसको लेट गो किया, मतलब उससे हाथ छोड़ा भी, फिर भी वो अपने पोजीशन से नहीं हिलेगा. नाउ क्लोज द इनलेट होल ऑफ द सिरिंज टाइटली विथ योर थंब, पुल द पिस्टन एंड लेट इट गो. Is the force required to pull out the piston more or less than before? Does the piston remain as it is after you let it go? अभी सिरिंज का इनलेट होल क्लोज करना अपने थंब से टाइटली, फिर पिस्टन को पुल आउट करना है एंड उसको छोड़ देना है. क्या जो पहले फोर्स लगाया था पिस्टन के ऊपर वो वैसा ही रहेगा या उससे थोड़ा ज़्यादा होगा या कम होगा? क्या पिस्टन उसी जगह पे रहेगा जब हम लोग उसको छोड़ देंगे? The molecules of the gases in the air are in constant motion. When these molecules strike a body, they create pressure on that body. This is the pressure of air that we call atmospheric pressure. एयर में जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं, इसलिए जब भी वो मॉलिक्यूल किसी भी बॉडी के ऊपर या किसी भी मटेरियल के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, वो टाइम पे वो मॉलिक्यूल वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, और इसी प्रेशर को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मीनिंग क्या है? एयर में जो गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं वो जो ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर लगाते हैं उसको बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. On pulling the piston with the inlet hole of the syringe closed, more space become available to the air in the syringe and it become rarefied. जब भी हम लोग इनलेट होल क्लोज किया हुआ सिरिंज का पिस्टन पुल करेंगे, वैसे ही वहाँ पे ज़्यादा स्पेस मिलेगी सिरिंज के अंदर एयर मॉलिक्यूल को, ताकि वो वहाँ पे क्या हो सके, स्प्रेड हो सके, इसलिए वो वहाँ पे रेरिफाइड होते हैं. रेरिफाइड होना मतलब ज़्यादा जगह पे कम मॉलिक्यूल्स होना. As a result, the pressure of the air in the syringe is lowered. और कम मॉलिक्यूल्स होने के वजह से वो सिरिंज में एयर का प्रेशर कम हो जाता है. कंपैरेटिवली द प्रेशर ऑफ द आउटसाइड एयर इज़ वेरी हाई. और अगर सिरिंज के मॉलिक्यूल्स का एंड सराउंडिंग के एयर मॉलिक्यूल्स का कंपैरिजन किया जाए तो सिरिंज में कम मॉलिक्यूल्स है, मतलब सिरिंज में एयर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर कम है बाहर के एयर मॉलिक्यूल से कंपेयर किया तो. That is why when the pulled out piston is released, it is immediately pushed in. और सिरिंज का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के वजह से जैसे ही हम लोग क्लोज्ड इनलेट वाले सिरिंज का पिस्टन्स बाहर खींचेंगे, वो टाइम पे छोड़ने के बाद वो फटाक से अंदर चला जाएगा. क्यों? क्योंकि सिरिंज के एयर मॉलिक्यूल का प्रेशर कम है एंड सराउंडिंग के एयर मॉलिक्यूल का प्रेशर ज़्यादा है. If this experiment is repeated, holding the syringe in different positions like vertical, horizontal or inclined, the piston is found to go into the same extent in all the cases. From this, we can infer that atmospheric pressure is the same in all the directions. अगर हम लोग ने यही सेम एक्सपेरिमेंट सिरिंज का पोजीशन चेंज करके, सपोज उसको वर्टिकल पकड़ के देखा या हॉरिजॉन्टल पकड़ के देखा या इंक्लाइन पकड़ के देखा, फिर भी जो पिस्टन का जो एक्सटेंट है या हम लोग बोलेंगे पिस्टन का जो मूवमेंट है वो हम लोग को सारे केसेस में सेम दिखाई देगा. इसका ही मतलब क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द सेम इन ऑल द डायरेक्शन. तो कौन से भी डायरेक्शन में एयर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होता है. नेक्स्ट, फाइंड आउट, इज़ देयर एनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द मून? क्या मून के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है? राइट, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टोटली एब्सेंट देयर. मून के ऊपर एटमॉस्फेयर ही नहीं होता. अगर एटमॉस्फेयर नहीं है मतलब ही एयर प्रेजेंट नहीं है. एयर प्रेजेंट नहीं मतलब एयर के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर भी नहीं, इसलिए वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एब्सेंट होता है. नाउ नेक्स्ट, डू यू नो? Under ordinary conditions, atmospheric pressure at sea level is about 1,01,400 newtons per square meter. It can be measured with the help of a barometer.
As we go higher above sea level, atmospheric pressure decreases. तो नॉर्मल कंडीशन में या ऑर्डिनरी कंडीशन में सी लेवल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1,01,400 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है और उसको मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर। जैसे जैसे सी लेवल से हम लोग हाइट पे चले जाएंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। अ लिटिल फन। Place a piece of cardboard on the mouth of a glass filled completely with water. Holding the cardboard firmly in place with one hand, invert the glass quickly. टेक योर हैंड अवे फ्रॉम द कार्डबोर्ड, व्हाट डू यू सी। अब एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है, एक फ़न करना है। एक पूरा पानी से भरा हुआ ग्लास लेना है, उसके माउथ के ऊपर एक पीस ऑफ कार्डबोर्ड रखना है और फिर उसको हाथ से पकड़ना है टाइटली। पकड़ने के बाद एकदम क्विकली वो ग्लास को इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट करना है मतलब उल्टा करना है और वहाँ से कार्डबोर्ड पे से हाथ निकाल देना है। हम लोग को क्या दिखाई देगा? कार्डबोर्ड स्टिक्स टू द ग्लास, वाटर विल नॉट फॉल डाउन। इतना प्रेशर हो जाएगा वो कार्डबोर्ड के ऊपर कि वो वहाँ से हटेगा ही नहीं और जो पानी है वो भी वहाँ से नहीं गिरेगा, भले ही हम लोग ने वो ग्लास को उल्टा कर दिया है। ग्रेट साइंटिस्ट। In 1726, the Swedish scientist Daniel Bernoulli put forth the important principle that the pressure of air decreases when its velocity increases, while the pressure of air increases when the velocity decreases. If a body is moving through air, the air pressure decreases perpendicular to the direction of the motion, and then the air in its surrounding flows rapidly from higher pressure to the लोअर प्रेशर। तो यहाँ पे साइंटिस्ट की इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो 1726 में एक स्वीडिश साइंटिस्ट जिनका नाम था डैनियल बर्नौली, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया है। उन्होंने क्या कहा है कि जैसे जैसे एयर का प्रेशर कम होता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होगी प्रेशर डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या कि जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होगी प्रेशर इंक्रीज होगा। If a body is moving through air, the air pressure decreases perpendicular to the direction of the motion, and the air in its surrounding flows rapidly from higher pressure to the lower pressure। अभी यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एयर से मूव हो रहा है तो एयर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता जाएगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मतलब ही क्या, एयर जो सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक बढ़ती जाएगी या फ्लो होती जाएगी। नेक्स्ट, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। टेक सम वाटर इन अ प्लास्टिक कप एंड होल्ड अ स्ट्रॉ अपराइट इन इट। Hold a small piece of another straw near the upper end of the first straw and perpendicular to that of the straw. Blow hard through the small piece of straw. You will see a fountain of water. Why did this happen? एक एक्टिविटी करनी है। एक प्लास्टिक का कप लेना है, उसमें थोड़ा पानी लेना है, उसमें एक स्ट्रॉ को खड़ी करना है। उसके बाद एक छोटा दूसरा स्ट्रॉ का पीस लेना है और जो अपराइट या खड़ी की हुई स्ट्रॉ है उसके माउथ की तरफ उसको लेके जाना है परपेंडिकुलर। उसके बाद स्मॉल स्ट्रॉ से हवा एयर को ब्लो करना है। वो एयर जो है वो बड़े स्ट्रॉ के अंदर जाएगी और वहाँ पे हम लोग को पानी में से जो स्ट्रॉ डाली है उसमें से फाउंटेन निकलता हुआ दिखाई देगा। ऐसे क्यों होता है? द रीज़न इज, on blowing through the straw, the air at its open end is pushed away, and hence the pressure of the air at the opening goes down. As the pressure of the air near the upper end of the erect straw becomes less than the atmospheric pressure, the water in the cup is pushed from the where the pressure is higher to where it is lower, that is in the upward direction, and the water comes out in the form of fountain. अभी एक्टिविटी से हम लोग को कंक्लूजन क्या मिलता है? क्यों वहाँ पे फाउंटेन आता है? क्योंकि जब भी हम लोग स्मॉल स्ट्रॉ से एयर ब्लो करेंगे वैसे ही जो अपराइट या खड़ी की हुई स्ट्रॉ है उसमें की जो एयर है वो अंदर पुश हो जाएगी और पुश होने की वजह से ओपनिंग का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। एज द प्रेशर नियर द अपर एंड बिकम्स लेस, जैसे ही वहाँ का प्रेशर कम होता जाएगा वैसे ही द वाटर इन द कप पुश्ड फ्रॉम हायर टू द लोअर फॉर्म। मतलब ही क्या, अपवर्ड डायरेक्शन में वो पुश हो जाएगा और इसके वजह से वहाँ पे हम लोग को फाउंटेन फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा।
The more forcefully you blow, the higher will be the fountain. The straw fountain works on Bernoulli's principle. स्टार्टिंग में अभी हम लोग ने देखा कि बर्नौली ने एक प्रिंसिपल दिया है, उसका मतलब क्या है कि एयर जो है वो फ्लो होगी हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक। तो जैसे ही छोटे स्ट्रॉ से हम लोग एयर को ब्लो करेंगे तो छोटे स्ट्रॉ में ज़्यादा एयर हो जाएगी, और जो खड़ी की हुई स्ट्रॉ का अपर एंड है वहाँ की एयर है वो कम होती जाएगी, मतलब ये वहाँ का प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर कम होने के वजह से वहाँ पे वाटर जो है या बाहर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होने की वजह से कप का वाटर है वो खड़ी की हुई स्ट्रॉ में से ऊपर आएगा, जिसके वजह से हम लोग को वहाँ पे फाउंटेन दिखाई देगा।